कहानी है दो अनाथ बहनों की। रानू और टोनी दोनों मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। उन दोनों के माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। अब वो दोनों बहनें जंगल में अकेली रहती थी। एरी एरी, टोनी तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें मालूम तो है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है। एरी एरी, वो मीनू मौसी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। मैं तो बस उसे छुड़ा रही थी। एरी एरी मेरी प्यारी बहन, ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तुम मासूम हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे माता पिता जब मरे थे तो ये सभी रिश्तेदार और दोस्त हमसे दूर हो गए थे। रानू चिड़िया हमेशा अपनी बहन को लेकर चिंतित रहती, क्योंकि उन दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। उनके माँ बाप उनके लिए एक छोटा सा झोपड़ा और एक छोटा सा खेत छोड़कर मरे थे, जहाँ पर वो खेती बाड़ी किया करते थे। रानू और टोनी के चाचा चाची बहुत लालची थे। अरे अरे कालू जी, मैं तो कहती हूँ हम उनसे वो खेत भी ले लेते हैं। हो तुम ठीक कहती हो गौरी, मुझे भी अपनी मिल के लिए कुछ और पैसे चाहिए। मेरा पार्टनर और पैसे मांग रहा है। टोनी और रानू के चाचा चाची की एक छोटी सी चावलों की मिल थी, जिसके लिए उन्होंने अपने सारे खेत और सारी चीज़ें बेच डाली थी। और अब उनकी नज़र रानू के खेत पर भी थी। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। एक दिन सुबह सुबह वो रानू और टोनी के पास जाते हैं। अरे अरे रानू बेटा, मैं तो कहता हूँ वो खेत तुम मेरे हवाले कर दो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। इस झोपड़े में भला तुम लोग कैसे रहोगी? लेकिन रानू तो बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि उसके चाचा चाची तो बहुत लालची हैं। अरे अरे कालू चचा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है ये खेत। हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे और मेरी बहन को मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। आप यहाँ से चले जाइए। जब हम लोग भूख से मर रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? अरे अरे इतनी बदजुबान है तुम्हारी भतीजियाँ, इनका तो कोई हाल नहीं है। एक तो हम इनके साथ नेकी कर रहे हैं और ऊपर से ये हमें ही आंखें दिखा रही हैं। अरे चची, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा है तो क्षमा कर देना, लेकिन मैं तुम्हें अपने माँ बाप की आखिरी निशानी बेचने की इजाज़त नहीं दूंगी। यहाँ से चले जाइए। हम जानते हैं आपको हमारी कितनी चिंता है। कालू और गौरी तो उनके खेत के पीछे काफ़ी अरसे से पड़े हुए थे। रानू ये बात जानती थी, लेकिन रानू ये भी जानती थी कि अगर वो खेत हाथ से चला जाएगा तो वो और उसकी बहन भूखी मर जाएंगी। इसीलिए वो चाचा चाची के सामने एक चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है। यूं ही समय गुजरता जाता है। अब तो कालू ने उनके खेत में कुछ सब्जियां उगा ली थीं। अरे कालू चचा, ये क्या बीज बो रहे हैं? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, ये आधा खेत हमारा है। मेरे पिता ने मरने से पहले हम दोनों भाइयों को दिया था। अरे कालू चचा, मैं उम्र में छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं सब जानती हूँ। हमारे दादा के 2 खेत थे। आप अपने खेत को बेच चुके हैं। ये खेत सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता का है। आप यहाँ से चले जाइए। यूं ही कालू तो वहाँ से नहीं जाता। रानू तो बहुत परेशान हो गई थी।
अरे अरे दीदी, तुम क्यों परेशान हो? अरे अरे टोनी, क्या तुम नहीं जानती? वो आज वहाँ पर बीज बो रहे हैं। कल उस पूरे खेत पर कब्जा कर लेंगे और यूं वो खेत हमारे हाथों से चला जाएगा। अरे अरे रानो बहन, हम लोग मिट्ठू महाराज के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताएंगे। यूं ही उसे अपनी बहन का सुझाव अच्छा लगता है। यूं ही रात गुजर गई थी और अगली सुबह हो जाती है। वो दोनों बहनें सुबह सुबह ही मिट्ठू महाराज के पास जाती हैं और जाकर सारी बात बताती हैं। मिट्ठू महाराज ने सुबह सुबह ही कालू को भी बुलवा लिया था। अरे अरे कालू, तुम्हारी भतीजियाँ कह रही हैं कि तुमने इनके साथ जुल्म किया है, इनके खेत पर कब्जा कर रहे हो। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, ये झूठ बोल रही हैं। वो खेत मेरे पिता का है, उसमें आधा हिस्सा मेरा है। एक तो इन लोगों को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया और ये आज बड़ी हुई हैं तो मुझे ही आंखें दिखा रही हैं। यूं ही मिट्ठू महाराज कालू की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। अरे अरे ये झूठ कह रहे हैं मिट्ठू महाराज, हमारे पास एक वही खेत है। अगर वो खेत भी ये ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे अरे चिड़िया, तुम लोग फिक्र नहीं करो, तुम लोगों के साथ इंसाफ होगा। कालू कव्वे, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो ले आओ कि वो खेत तुम्हारा है। यूं ही वो ये कहकर उनको वापस भेज देते हैं। कालू कव्वे के बहुत से ताल्लुकात थे। वो अपनी मिल के पार्टनर से कहता है कि वो मिट्ठू महाराज से उसकी सिफारिश करें। वो मिट्ठू महाराज की सिफारिश ले लेता है और ज़बरदस्ती रानू और टोनी से उनका वो छोटा सा खेत छीन लेता है। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ये खेत हमारा है। अरे अरे फैसला हो चुका है, कालू कव्वे ने वो कागजात दिखाए हैं, ये खेत कालू का हुआ। अरे अरे मिट्ठू महाराज जी, हमें भी दिखाइए वो कागज, ये सब झूठ है। आप भी उसके साथ मिल गए हैं, उसके पास पैसा ज़रूर है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कल आप मरने के बाद ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारा हक छीनकर कोई भी खुश नहीं रहेगा। यूं ही रानू और उसकी बहन तो घर आ जाती हैं। सारा जंगल रानू और टोनी से तरस खा रहा था, क्योंकि सारे जंगल के लोग जानते थे कि कालू कव्वे और मिट्ठू महाराज ने ज्यादती की है। यूं ही रानू अपनी बहन को संभाल रही थी। अरे अरे दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों मिलकर लोगों के घरों में काम कर लेंगे। अरे अरे आज कहा है ये टोनी, आइंदा कभी मत कहना। माँ बाबा तुम्हें मेरे हवाले कर गए थे, मैं तुम्हारी अच्छी देख रेख करूँगी। अगर काम करना पड़ा तो मैं काम करूँगी। यूं ही अगले ही दिन रानू जंगल में काम करने लगती है। जंगल के पक्षी रानू को काम दे देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कालू और मिट्ठू महाराज ने उनके साथ क्या किया है। यूं ही वो सारा दिन लोगों के घर काम करती और शाम को थक कर चूर होकर घर आ जाती। अरे अरे दीदी, मैंने कहा है ना मैं आपके साथ काम करवाती हूँ, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मानती। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने अपने सेठ जी से कहा है, कुछ पैसे एडवांस लिए हैं। अब मैं तुम्हें एक अच्छे से स्कूल में डालूंगी। माँ बाबा चाहते थे कि हम दोनों बहनें पढ़ लिख जाएं। मैं तो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैं अपनी बहन को ज़रूर पढ़ाऊंगी। यूं ही रानू अपनी बहन को स्कूल में डाल देती है। यूं ही समय गुजरता जाता है। रानू ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी बहन को शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था और खुद लोगों के घर काम कर करके अपना गुजारा चलाया करती।
दूसरी तरफ कालू और उसकी पत्नी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। यूं ही समय गुजरता जाता है। तब कहा था ना तुमसे कि हमारे घर रह लो, हमारे थोड़े से काम कर देती तो उसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को कुछ खाने को दे दिया करती, लेकिन तुम लोगों ने माना ही नहीं। देखो तो आज हमने खेत भी ले लिया और उसे बेच भी दिया। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाई। वैसे तो तुम्हारी बड़ी लंबी जुबान हो रही थी। अरे अरे गौरी चची, भले ही तुम लोग जीत गए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अन्याय की जीत कभी नहीं होती। तुम लोग अपने किए का बदला जरूर चुकाओगे। मुझे अपने ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वो एक दिन इंसाफ करेगा। यूं ही रानो वहां से आ जाती है। शाम होते ही कालू कौवे की तरफ खबर आती है कि उसके चावलों की मिल में आग लग गई है। अरे अरे गौरी, हम तबाह हो गए, मेरी चावलों की मिल में आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा, सब राख हो गया है। अरे अरे ये क्या कह रहे हैं आप, अब क्या होगा? कालू कौवे ने मिल के चलते बहुत से कर्जे ले रखे थे, जिसकी वजह से उसका घर भी बिक जाता है और वो अपनी बीवी समेत सड़क पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ रानो की बहन शहर से पढ़कर आ गई थी। वो एक डॉक्टर बन चुकी थी। वो अपनी बहन को एक बहुत बड़ा घर खरीद कर देती है और उनके घर में तो अब दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। अरे अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम आज कामयाब हो गई हो, मेरे लिए यही बहुत है। अरे अरे रानो बहन, मैंने हमेशा सोचा था कि जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो अपनी बहन को घर दिलाऊंगी। हम देखिएगा अब अपने माँ बापा का खेत भी छुड़वा लेंगे। यूं ही कुछ समय बाद वो अपनी माँ बापा की आखिरी निशानी उस खेत को भी वापस खरीद लेती हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती हैं। दूसरी तरफ कालू और गौरी अब लोगों के घरों में काम करने लगते हैं। उनके पास ना तो छत थी और ना ही खाने को कुछ था। यूं ही उनको उनके किए का सिला मिल जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।